हेलो बच्चों, इस वीडियो में भी एंड में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। अच्छा सा क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। आज का क्वेश्चन आसान है, आप आराम से इसका जवाब दे सकते हो। ठीक है, मैं आंसर सबके पढ़ रहा हूँ, मैं बार बार बताता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ मैं सबके आंसर्स। तो चलिए आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। लास्ट डे आपको मैंने बताया था इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, और वो बहुत सिंपल सा चैप्टर था। मैंने बस इंट्रोड्यूस ही किया था ग्राफ के बारे में, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मैंने आपको ये भी बताया था। तो आज मैं एक नया चैप्टर फिर स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, 8th स्टैंडर्ड के लिए, जो है डेटा हैंडलिंग, जिसको हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं। डेटा हैंडलिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो ये चैप्टर ऐसा होता है जिसको कि बहुत लोग बहुत डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, बहुत छोड़ सा देते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। ये चैप्टर आगे जाके बहुत काम का बन जाता है। आगे मीन्स ऐसा नहीं कि 11th-12th में नहीं, उसके बाद की भी पढ़ाई में बहुत काम की चीज़ होती है। कई ऐसे फील्ड होते हैं, अलग अलग फील्ड होता है, जिसमें इस पे बेस्ड क्वेश्चंस ही, मतलब ये इसका नॉलेज होगा आपको, तो उसमें आप आगे स्टडीज़ कर पाओगे। और आगे जैसे ये दुनिया जिस तरह से बदल रही है, जिस तरह से सब कुछ चेंज हो रहा है, तो आप ये जान के हैरान रह जाओगे कि अभी इन चीज़ों का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, डेटा का। ठीक है, पहली चीज़ मैंने कई लोगों को देखा है, जैसे मैं अपने एरिया की बात करूँ तो वहाँ पे ये लोग डाटा बोलते हैं, तो वो सुन के थोड़ा अजीब सा लगता है। डाटा नहीं बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? डेटा। क्या बोलेंगे? डेटा। डेटा बोला जाता है ना। तो आप लोग भी इस चीज़ का ख्याल रखना। तो आजकल क्या होता है कि डेटा का बहुत यूज़ होता है अलग अलग जगह पे, हर जगह पे डेटा का यूज़ होता है। हर एक कब जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो लोग डेटा का यूज़ करती है। तो अभी से ये चीज़ें आपको पता होगा, तो फिर वो डेटा जब बाद में हम लोग डेटा के बारे में और जब स्टडी करोगे आप 12th के भी बाद, तो ये बहुत काम आएगा। ठीक है, तो पहली चीज़, डेटा का मीनिंग क्या होता है? डेटा का मीनिंग होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी जानकारी है, कोई भी एक फैक्ट है, उन चीज़ों को नंबर्स के फॉर्म में बताना, ये होता है डेटा, है ना। अब जैसे आप एग्जाम्पल के लिए समझो तो जैसे जैसे कोरोना का भी टाइम चल रहा है, कोरोना में भी आपको डेटा दिखता है ना, एक नंबर्स के फॉर्म में डेटा दिखता है कि हाँ बिहार में इतने कोरोना के केसेस आए, महाराष्ट्र में इतने कोरोना के केसेस आए, या फिर देखा जाए तो उसमें भी कई कई डिफरेंट टाइप की डेटा आपको दिखता होगा। आप अगर थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो हाँ आपको ये दिखा होगा कि इतने % लोग ठीक हो जा रहे हैं, इतने % लोगों की डेथ हो रही है, इससे ज़्यादा एज के लोगों में इतना ज़्यादा चांसेस है होने का, इससे मतलब कुछ पर्टिकुलर एज ग्रुप में कम चांसेस है होने का, है कि नहीं। देखो ये सब क्या है, ये सब डेटा है, ये सब डेटा के थ्रू आया है, ये सब नॉलेज, ये सब डिफरेंट जानकारियाँ। तो देखो ये नंबर के फॉर्म में ही आ रहा है ना। या फिर कोई क्रिकेट मैच होता है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का होता है, तो ऐसा बोला जाता है कि ये पर्टिकुलर स्टेडियम में जब भी मैच होता है तो 53% टाइम इंडिया जीतती है, इतने % टाइम ऑस्ट्रेलिया जीतती है कि नहीं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे आप एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, तो ये होता है डेटा। तो आप खुद समझो, दुनिया में हर एक चीज़ डेटा पे डिपेंड करता है, हर एक चीज़ डेटा पे डिपेंड करता है। कुछ भी आप उठाओ उसमें डेटा का यूज़ हो सकता है, कोई भी चीज़ ले लो आप, है ना, उसमें डेटा होता है। और आज एक ऐसा टाइम आ गया है जो कि डेटा पे ही सब कुछ बेस्ड है। आप लोगों को अभी बहुत चीज़ समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसी पे सब कुछ बेस्ड है, इसी पे सारी दुनिया चल रही है, और आगे जाके ये और भी ज़्यादा फैलेगा, इसीलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं कहाँ पे था, डेटा का आपको मीनिंग बता रहा था, ये होता है डेटा। ठीक है, अब ये जो हम लोग डेटा हैंडलिंग पढ़ रहे हैं, आगे ये चैप्टर बन जाएगा स्टैटिस्टिक्स। क्या बन जाएगा? तो मैंने डेटा के बारे में क्या बताया वो मैं लिख देता हूँ कि दी वर्ड डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन और set of given facts in numerical figure। अब न्यूमेरिकल क्या होता है? नंबर्स के फॉर्म में, न्यूमेरिकल फिगर्स। ठीक है, तो ये मैंने डेटा के बारे में आपको बताया, आपको याद भी रखना है। आगे बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? अब स्टैटिस्टिक्स आपको आगे बहुत सुनने को मिलेगा। स्टैटिस्टिक्स होता है कि अब वही जो होता है कलेक्शन ऑफ जो डेटा हो जाता है, उसको एनालाइज करना, उसको देखना कि उसमें क्या क्या
चेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या और डेटा ऐड हो सकता है, मतलब उसमें रिसर्च करना एक तरह से, है ना। जो कलेक्शन ऑफ डेटा होता है उसको प्रेजेंटेशन जो होता है, उसका एनालिसिस जो होता है ना, इंटरप्रिटेशन जो होता है उन न्यूमेरिकल डेटा का, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, है ना। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इट इज़ डिफाइंड एज द साइंस ऑफ कलेक्शन, साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपको थोड़ा सा डेफिनेशन पार्ट। अब इसको रिप्रेजेंट करने का जो अलग अलग तरीका होता है उसके बारे में देखते हैं, और बहुत सारे डेफिनेशंस अपने को देखना पड़ेगा, उन डेफिनेशंस को भी देखते हैं। अब बेसिस ऑफ जो कलेक्शन होता है, कलेक्शन का जो मेथड होता है, मतलब डेटा को रखने का, है ना, अलग अलग तरीके से रखा जा सकता है, ऐसे समझ रहे हो ना, काउंट किया जा सकता है। तो उसमें एक टाइप होता है, एक होता है प्राइमरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा क्या होता है, पहले आप शब्दों में समझो, फिर मैं आपको इसका डेफिनेशन लिखाऊंगा। प्राइमरी डेटा होता है कि सबसे पहले जो भी स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर होता है वो जो डेटा कलेक्ट करता है। जैसे आप देखोगे जब जनगणना होती है, तो जनगणना में कैसे होता है, जनगणना दो टाइप से हो सकता है। कि जनगणना मतलब होता है कि हर 10 साल में, 2011 में हुआ था जनगणना कि भारत में कितने लोग हैं, है ना, भारत की अभी क्या है, मतलब समझ रहे हो, जनसंख्या क्या है। तो उस डेटा को भी देखो, तो हर घर में जाके जो इन्वेस्टिगेटर होता है, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर, जो कि असाइन किया जाता है किसी को, किसी स्कूल के टीचर्स को असाइन किया जाता है, बहुत किसी को भी असाइन कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। वो हर घर में जाते हैं और पूछते हैं कि आपके यहाँ कितने लोग हैं, क्या हैं, कैसे हैं। तो वो डेटा कैसे हो रहा है, वो वहाँ से कलेक्ट हो रहा है, एक रॉ डेटा कनेक्ट हो रहा है। रॉ क्या होता है, मतलब कि ऐसे ही रॉ मतलब होता है कि कच्चा सा, मतलब अगर प्रॉपर मीनिंग आप समझोगे तो कच्चा होता है, मतलब ऐसे ही इधर उधर भी उसमें चीज़ें हो सकती है। तो रॉ डेटा मतलब हो जाता है कि स्टार्टिंग में जो डेटा कलेक्ट हुआ, है ना। तो स्टार्टिंग में डेटा कलेक्ट होना, जैसे आप जनगणना में देखोगे तो उसमें से स्टार्टिंग में कुछ डेटा कलेक्ट हुआ, ऐसे बहुत चीज़ों का रॉ डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे क्लासरूम है, क्लासरूम में ही मैं पूछना स्टार्ट करूँ कि हर एक स्टूडेंट का एज क्या है, तो पहले स्टूडेंट का एज पूछूंगा, उसे लिख लिया, दूसरे स्टूडेंट का एज पूछा, उसको लिख लिया, जो भी एज है अलग 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 ऐसे लिखते चले गए। तो वही क्या हो गया, उसी को हम लोग प्राइमरी डेटा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी डेटा। समझ रहे होंगे आप। तो चलो इसका मैं डेफिनेशन भी आपको लिख देता हूँ। डेटा विच आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम बाय इन्वेस्टिगेटर या फिर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर or with the help of workers is called primary data, प्राइमरी डेटा। ठीक है, उसे बोला जाता है। अब आपको मैंने बहुत सारे एग्जांपल दे दिए, स्कूल में तो और भी बहुत सारे, आप भी सोचो ना, इसके कितने सारे एग्जांपल हो सकते हैं कि एक कोई दुकान है, उस दुकान में कितनी कितनी बिक्री हो रही है, दिन में क्या क्या चीज़ें बिकी, है ना, वो सब को डेटा ऐसे चला जाता है कि आज ये बिका, ये बिका, ये सब क्या हो गया, वो भी एक क्या है, प्राइमरी डेटा है। मतलब स्टार्टिंग में जो कलेक्ट किया जाता है डेटा, उसे ही हम लोग प्राइमरी डेटा कहते हैं। अब जो दूसरे टाइप का डेटा होता है वो होता है सेकेंडरी डेटा। अब सेकेंडरी डेटा क्या होता है, देखो, अब नाम से ही आपको लग गया होगा कि पहले अब वो डेटा हम लोगों ने कलेक्ट किया, है ना, किसी पर्सन के द्वारा या फिर कोई इन्वेस्टिगेटर, किसी भी इंसान के द्वारा उस डेटा को कलेक्ट किया गया। ठीक है, अब वो डेटा हो सकता है कि एक अच्छे फॉर्म में हो, मतलब ऑलरेडी ऐसा हो जो कि लोगों को बताया जाए तो उन्हें समझ में आ जाए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो डेटा बताया जाए तो कई लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो क्या होता है कि उसको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मतलब एक अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट करने के लिए एक अच्छे तरीके से उसको बनाया जाता है ना, उसे ही हम लोग सेकेंडरी डेटा कहते हैं।
अब जैसे मैंने एक क्लासरूम में जैसे आपको एग्जांपल दिया, जो भी स्टूडेंट्स है उनका एज मैंने कलेक्ट कर लिया कि पहला स्टूडेंट 15 ईयर्स का था, दूसरा 12 ईयर्स का था, तीसरा 14 ईयर्स का था, चौथा 16 ईयर्स का था, पांचवा 20 ईयर्स का था, फिर 22 ईयर्स का था। ऐसे मैंने अलग अलग 50 स्टूडेंट है तो उनका डेटा कलेक्ट कर लिया। अब उस डेटा को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लिखने का मतलब हो गया, अब मैं देखूंगा कि 15 ईयर्स के कितने स्टूडेंट थे, 4 स्टूडेंट थे। अब अलग अलग सबका ऐसे बताने का एज से क्या फ़ायदा, 15 ईयर्स के इतने स्टूडेंट थे, 14 ईयर्स के इतने स्टूडेंट थे, 17 ईयर्स के इतने स्टूडेंट्स थे। और भी दूसरे टाइप का ज़रूरत ऐसा भी पड़ सकता है कि अरे अलग अलग एज का नहीं चाहिए, उसमें बहुत सारे एज ग्रुप का कोई बहुत सारे लोग बैठे हैं, कोई 15 साल का है, कोई 60 साल का है, कोई 62 साल का है, कोई 53 ईयर्स का है, कोई 40 ईयर्स का है। तो ऐसे भी उनको कलेक्ट कर सकते हैं कि 10 से 20 साल के गैप में, 10 से 20 साल का जो मतलब एज ग्रुप में कितने लोग थे, 20 से 30 साल में कितने थे, 30 से 40 साल में कितने थे। आप सोच रहे हो, समझ रहे हो ना। तो ऐसे भी उसे ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इस टाइप के डेटा को ही हम लोग सेकेंडरी डेटा कहते हैं। एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में उसे पब्लिश करना या फिर पब्लिश्ड फॉर्म में उसे मतलब दिखाने का तरीका जो होता है वो सेकेंडरी डेटा कहलाता है। तो अब देखो, इसको मैं डेफिनेशन आपको चाहिए तो मैं लिख देता हूँ। द डेटा या फिर दीज आर द डेटा already collected by a person and these may be in published or unpublished form। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि वो पब्लिश करने वाले फॉर्म में हो या फिर नहीं भी हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो उसी को हम लोग पब्लिश्ड फॉर्म में बनाने का जो ट्राई करते हैं उसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी डेटा कहते हैं। आगे मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करता हूँ, सेकेंडरी डेटा शुड बी केयरफुली यूज्ड। मैं पूरा लिख देता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। सिंस दे आर एक मिनट, since they are collected with a purpose different from that of the investigator or may not be fully relevant to the investigator। समझे इस बात को। मीन्स ये हो गया कि जैसे कोई इन्वेस्टिगेटर या फिर कोई पर्सन ने डेटा कलेक्ट किया, लेकिन अब सेकेंडरी डेटा क्या हो सकता है कि उसने जो किया था इकट्ठा उससे बिल्कुल थोड़ा सा अलग हो, क्योंकि जैसी ज़रूरत होगी जैसे टाइप की डेटा को वैसा उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया, बना दिया गया, है ना। तो वही जो ट्रांसफॉर्म्ड होने के बाद जो डेटा मिला उससे ही हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी डेटा कहते हैं, है ना। अब इसका एग्जाम्पल भी मैंने 2-3 आपको बता दिया, आपको आराम से समझ में आ गया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो ये था डेटा का टाइप। अब आगे 2 और टाइप आपको मतलब कुछ और डेफिनेशंस में आपको बताता हूँ। आगे होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है, ए बी था, सी पार्ट में लिखता हूँ, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें भी 2 टाइप का होता है, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब सुनो, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ये भी आप समझ लो तो थोड़ा सा वो जो था ना राव डेटा, मतलब कि प्राइमरी डेटा, उसके टाइप का ही हो गया। कि अब जैसे कुछ बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उसमें जो रैंडमली सबके बारे में मैंने पूछा कि आपके मैथ्स में कितने मार्क्स आए, है ना, 10 में से कितने मार्क्स आए,
पहले ने बोला मेरे 6 आए, दूसरे ने बोला मेरा 5 आया, तीसरे ने बोला मेरा 9 आया, चौथे ने बोला 6 आया, पाँचवें ने भी बोला 6 आया। ऐसे ही अलग अलग सबका जो मार्क्स आया। तो ये सब एक तो राव डेटा हो गया, मतलब कि प्राइमरी डेटा हो गया। अगर भाई फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मतलब होता है नंबर, कितने बार कुछ हुआ उसको ही फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो अब वो जो डिस्ट्रीब्यूशन था, ये वाला जो मैंने अभी आपको बोला सबका अलग अलग, वो क्या हो गया? वो अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। मतलब कि वहाँ पे कुछ ग्रुप नहीं बनाया गया, सबका अलग अलग था, तो वो अनग्रुप्ड हो गया, है कि नहीं? तो ये थोड़ा सा उससे मिलता जुलता ही होता है, लेकिन इसको डिफाइन अलग टर्म में किया जाता है, ठीक है। तो चलो इसका डेफिनेशन में मैं थोड़ा ठीक ठाक लिख देता हूँ। इफ़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन is large, then arranging data in an array is a tedious job, ठीक है। Then so to make it easily understandable एक मिनट, यहाँ क्या टी छूट गया, understandable and clear, we tabulate data in the form of a table which is called frequency distribution table, ठीक है। मैं पूरा इंफॉर्मेशन लिख दे रहा हूँ, टेबल, ठीक है। तो उसी में अब आगे बढ़ता हूँ कि लेट दी मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स इन, जब मैंने बोला था वही एग्जांपल है, टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स आउट ऑफ 10 आर गिवन बिलो, ठीक है। 6 5 9 6 6 2 5 9 9 2 5 6 5 2 9, ऐसे रैंडमली मैं कुछ भी ले रहा हूँ, 5 5 6 2 5, ठीक है। तो ये जो डेटा हो गया, यही अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जैसा कुछ दिख रहा है ये, ठीक है। तो इसका जब हम लोग ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, ठीक है, ये हो गया अनग्रुप्ड। आगे बढ़ते हैं। तो इसको टेबुलर फॉर्म में अब लिखना है। तो अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबुलर फॉर्म होगा वो कैसा होगा, देखो उसमें हम लोग ऐसा अनग्रुप्ड सा करेंगे। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, मार्क्स ऑब्टेन्ड, ठीक है। दूसरा हो गया टैली मार्क। अब टैली मार्क क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। और तीसरा हो गया फ्रीक्वेंसी। अब देखो, अब इसमें क्या करेंगे, अनग्रुप्ड रहेगा, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन तो करने वाले हैं, लेकिन अनग्रुप्ड मतलब कि अलग अलग कुछ जो डेटा होगा, जो कुछ आ रहा है उसको हम लोग लिख देंगे। जैसे 2 मुझे दिख रहा है, 2 दिख रहा है, मुझे दिख रहा है 5 दिख रहा है, मुझे दिख रहा है 6 दिख रहा है और 9 दिख रहा है। अब इसमें फ़ायदा क्या होता है कि टैली मार्क का यूज़, अब देखो यहाँ पे क्या होगा। अब इसमें क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी मतलब 2 कितने बार आया, फ्रीक्वेंसी मतलब हो गया 2 कितने बार आया। तो मैंने एक टेबल बना दिया, उसमें 2 5 जो भी पॉसिबिलिटीज़ थी वो लिख दिया, ठीक है। अब उसका टैली मार्क का मतलब हो जाता है कि एक एक करके डेटा को देखना स्टार्ट करो। जैसे मैं यहाँ पे 2 को ढूंढना स्टार्ट कर दिया, पहला 6 था, 2 नहीं है, 5 2 नहीं है, 9 6 6 2, एक बार 2 दिखा तो एक लाइन खींच दिया, फिर 5 9 9 एक और 2 दिखा तो एक और लाइन खींच दिया, फिर 5 6 5 एक और 2 दिखा तो एक लाइन खींच दिया, 9 5 5 6 2 एक और 2 दिखा तो एक लाइन खींच दिया, फिर 5 ज़रूरत नहीं था छोड़ दिया।
उसके बाद था ही नहीं। तो टैली मार्क यही होता है, एक लाइन इस तरह से खींचना। अब 5 की बारी है। 6 5 नहीं है, छोड़ दिया, ये 5 है, एक 5, 9 6 6 2, एक और 5, एक और लाइन, 9 9 2, एक और 5 तो एक और लाइन, 6 5, एक और 5 तो एक और लाइन, 2 9 5, एक और 5 दिखा। तो अगला ये 4 होता है। 4 के बाद जो अगला लाइन खींचते हैं वो अगला लाइन कुछ ऐसा हो जाता है। देखो यहाँ पे कितना जगह का बचत हुआ। तो टैली मार्क इसलिए, जब पुराने ज़माने की भी बात, पुराने ज़माने में जो काउंटिंग होता था तो इस प्रकार ही अभी भी बहुत यूज़फुल होता है टैली मार्क। पता है आपको क्या होता है कि इसको हम लोग बहुत इस पर फोकस नहीं करते हैं कई जगह पे, कि इसके बारे में अच्छे से समझाया नहीं जाता। टैली मार्क बस हो जाता है कि हाँ इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, बट उसकी ज़रूरत क्या है? ये काउंटिंग में बहुत काम आता है। आप खुद सोचो, एक एक करके आप ऐसे काउंट करोगे, आप बोलोगे हाँ 5 कितनी बार आया, तो एक बार आया, फिर दूसरी बार दिखा, तो आप कैसे करोगे? ऐसे 2 लिखोगे क्या? नहीं, कन्फ्यूज़ हो जाओगे। उससे अच्छा है कि दूसरी बार एक लाइन खींचा जाए, तीसरी बार भी लाइन खींचा, तीसरी बार 5 देखा तो तीसरा लाइन खींचा, चौथी बार देखा तो एक और लाइन खींचा, पांचवी बार देखा एक और लाइन खींचोगे। तो आप सोचो, फिर ऐसे करते करते लाइन खींचते रहोगे। तो आप सोचो काउंटिंग फिर जब करोगे तो कैसे करोगे? 1 2 3 4, दिक्कत हो जाएगी ना। उससे अच्छा क्या किया गया, ये तरीका बहुत पुराने ज़माने से चलता आ रहा है, बहुत ही पुराने ज़माने से, कि ऐसे कर दिया तो एस, और दूसरा फिर 1 2 3 4, फिर ऐसे कर दिया, फिर 1 2 3 4, फिर ऐसे, मतलब बहुत बार काउंटिंग हो रहा है तो उसकी बात बता रहा हूँ। फिर ऐसे कर दिया, फिर 1 2 3 4, फिर ऐसे कर दिया। अब देखो इसे काउंट करना कितना आसान है। अभी कितने बार हो गया? 5 5 5 5 5, 5 बार 5 आया 25, है कि नहीं? कितना इजीली काउंट हो गया 25। लेकिन वही अगर ऐसे होता, ऐसे 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 25 बार होता, तो आप ही सोचो कितना टाइम लगता काउंट करने में। अभी क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? 5, कि 5 बार वो चीज़ आई है। ठीक है, तो इसीलिए ये होता है टैली मार्क का यूज़, और आप खुद समझो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे कई बार मैंने पर्सनली इसको कई बार यूज़ किया टैली मार्क को, कि जैसे कुछ डेटा, मैं आपको एक और डेटा के बारे में बताता हूँ। जैसे कोई एग्जामिनेशन हुआ, कोई भी एग्जामिनेशन हुआ, जैसे IIT का एग्ज़ाम होता है, तो IIT के एग्ज़ाम में क्या होता है कि बाद में उसको एनालाइज करने के लिए ऐसे बनाया जाता है कि हर एक क्वेश्चन जो है वो किस टॉपिक का था। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, अब जैसे मैंने उसको सोचो, हर एक क्वेश्चन, अब क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, अब उसको अलग अलग देखना, अलग अलग लिखना कि पहला क्वेश्चन था इस इंटीग्रेशन चैप्टर से, दूसरा क्वेश्चन था क्वाड्रेटिक चैप्टर से, तीसरा क्वेश्चन था पैराबोला चैप्टर से। तो आप ही सोचो कितना मुश्किल हो जाएगा। उससे अच्छा मैंने क्या किया, या क्या बेटर तरीका होता है कि सारे चैप्टर्स का नाम लिख लिया। पहला क्वेश्चन किसका है? तो पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, तो इंटीग्रेशन में एक लाइन दे दिया। दूसरा क्वेश्चन किसका है? क्वाड्रेटिक का है, तो क्वाड्रेटिक में एक लाइन दे दिया। अब वैसे ही इंटीग्रेशन में अगर 5वां क्वेश्चन हो गया तो मैं ऐसे इंटीग्रेशन ऐसे लिख दिया, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के आगे क्या हो गया? इसका पहला क्वेश्चन था, और बाकी ऐसे क्वाड्रेटिक आगे और भी रहेंगे, तो मैं अभी ज़्यादा नहीं लगा रहा हूँ। तो इंटीग्रेशन के अगर 5 क्वेश्चन हो गए, चौथा 5, तो 5 मैं ऐसे लाइन कर देता था। सोचो वो काउंटिंग करना कितना आसान हो गया। ये तो छोटे जगह पे काउंटिंग का इतना अच्छा तरीका रहा, बड़े जगह पे और भी बहुत यूज़फुल होता है टैली मार्क। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप समझो। इसको ऐसा नहीं कि छोड़ दिया करो, हाँ एग्ज़ाम के नज़रिए से बस पढ़ लिया। तो 5 की बात करें तो 5वां 5 मुझे देखा था यहाँ, 6 एक और 5 है, तो एक और लाइन, उसके बाद स्टार्ट करेंगे एक और। तो देखो काउंटिंग कितना आसान हो गया। 5 हो गया, इसका मीनिंग क्या हो गया? 5, इसका मीनिंग क्या हो गया? 5, और 2 और लाइन है, तो कितना हो गया? 5 + 2 7, 7 5 होंगे। 6 की बात करें तो देखो 1, तो एक लाइन, 6 दूसरा लाइन, तीसरा या 6, चौथा लाइन 6 इधर है तो एक और, 5वां इधर दिखा तो एक लाइन ऐसा। तो 6 तो 5 बार है, अच्छी बात है। 9 की बात करें तो 9 एक बार यहाँ मुझे दिखा, फिर 9 यहाँ दिखा मुझे, फिर 9 यहाँ दिखा मुझे। तो देखो कितना आसान हो गया ये काउंटिंग, है कि नहीं? तो ये था टैली मार्क का यूज़। तो हमेशा हम लोग ट्राई करेंगे कि टैली मार्क पहले लिखना, किससे? फ्रीक्वेंसी से। कई लोग क्या करते हैं कि फ्रीक्वेंसी पहले लिखते हैं, उसके बाद टैली मार्क उसका लिखते हैं, तो वो तरीका गलत है ना। वो मतलब हो गया कि आपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ा है, वो अपने नॉलेज के लिए नहीं पढ़ा है। तो फ्रीक्वेंसी को बाद में, टैली मार्क को पहले। टैली मार्क से पहले काउंट किया। अब देखो फ्रीक्वेंसी लिखना कितना आसान है। यहाँ 4 लाइन दिख रहा है तो 4 हो गया, इधर 5 + 2 7 हो गया, इधर क्या हो गया? 5 हो गया, और इधर कितना हो गया? 4 हो गया, है ना। अब इसको ऐड करके भी 20 आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो हम लोगों ने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया है। तो 4 + 7 11 + 5 16 + 4 20 आ रहा है, मतलब सब कुछ बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग अनग्रुप्ड कहते हैं। वैसे ये भी अच्छा ही दिखता है, लेकिन ग्रुप्ड इससे भी अच्छा होता है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ जो आपको करना है।
एक तो मैंने समझा दिया आपको, दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ जो आप घर पे बैठ के करोगे। इन अ सर्वे ऑफ 20 families, each family is found to have the following number of children. Following number of children. अब वो चिल्ड्रन का जो डेटा आया है वो इस प्रकार आया, मतलब कोई जो इन्वेस्टिगेटर था उसने हर घर में गया, पूछा तो पहले फैमिली में एक था, दूसरे में दो, दो तीन तीन, चार एक, चार चार, दो तीन, एक, पाँच, एक दो, कुछ इस प्रकार से उसको डेटा मिला। ठीक है, तो आपको बनाना है मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, मेगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जैसे मैंने ऊपर बनाया था, पहले नंबर ऑफ चिल्ड्रन, फिर टैली मार्क, फिर नंबर ऑफ फैमिलीज, इस प्रकार से आप बनाओ तो आपको अच्छा रहेगा। तो टैली मार्क का यूज़ करना सीखो। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल दे दिया मैंने। एक और आपको एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपके लिए और प्रैक्टिस हो पाए। कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल from the following scores। इन स्कोर्स का मतलब कि स्कोर मतलब समझते हो ना, किसी प्लेयर ने स्कोर किया किसी मैच में या कुछ भी हो सकता है, उस टाइप का स्कोर है। 15, 18, 16, 20, 25, 20, 16, एक मिनट, 20, 25, 24, 25, 20, 16, 15, 18, 16, 24, 15, थोड़ा ज़्यादा दे देता हूँ ताकि आपको और मज़ा आए। 28, 30, 27, 16, 24, 20, 18, 28, 27, 25, 24, 25, 18, 25, 20, 16, 15, 20, 27, 28, 29 एंड 16। इसका आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, टेबल बनाओ और बताओ कि वो कैसा दिखेगा। टैली मार्क भी, फ्रीक्वेंसी भी, स्कोर्स भी, सब आपको उसमें लिखना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे मैं इसके आगे कंटिन्यू करूँगा और थोड़ा और बताऊँगा चीज़ें, और भी कुछ डेफिनेशंस आपको बताऊँगा, है ना। कि अब ये तो अनग्रुप्ड था, तो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और उसके आगे और भी हम लोग चीज़ें देखेंगे। ठीक है, कि ग्राफ के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सब भी देखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब आप आज का वो सवाल जो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ठीक है, तो देखो आज का सवाल है कि a-1 स्क्वायर प्लस b-2 स्क्वायर प्लस c-3 स्क्वायर प्लस d-4 स्क्वायर is equals to 0, then find the value of a into b into c into d into plus 1। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, सोचिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोग आराम से सोच सकते हैं।